40 भाई हमें छोड़ के चले आ रहे हैं, दिन प्रतिदिन मरते चले आ रहे हैं। रोज हम व्हाट्सएप देखते हैं, रोज फेसबुक देखते हैं, पता चलता है हमारे भाई स्वर्ग मान गए। हम अपनी मांगे लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, हम अपनी मांगे लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। कैसे लोगे? लड़के लेंगे। कैसे लोगे? लड़के लेंगे। कैसे लोगे? लड़के लेंगे। धन्यवाद सर। नमस्कार साथियों, मैं मनोज राजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पर। इस समय उत्तर प्रदेश की टीम ने नारा बुलंद कर दिया है कि अपनी मांगे कैसे लेंगे, लड़के लेंगे, लड़के लेंगे। सारे लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं और ये आज कहते हैं कि भारत का सबसे बड़ा जो सांसद, सबसे ज्यादा सांसद आते हैं वो उत्तर प्रदेश से आते हैं। और उत्तर प्रदेश की टीम ने आज जंतर मंतर पर मोर्चा संभाल रखा है और मोर्चा संभालने के साथ सारे लोग हैं। हम थोड़ा बात करेंगे, हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और लोग भी हैं। सर, क्या लग रहा है, उत्तर प्रदेश आज जो नेतृत्व कर रहा है तो क्या करेंगे? उत्तर प्रदेश का नेतृत्व आज पूरे प्रदेशों से हमारे पदाधिकारी और ये है, सेवानिवृत्त पेंशन नहीं है, पूरे पदाधिकारी आए हुए हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व जो भी आह्वान करेंगे उस पर हम लोग हर तरह से सहयोग करने के लिए, लड़ने मरने के लिए तैयार हैं। और ये भी मैं आपसे आज बता देना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने हमारा 12 तारीख को हमारे अनशन में आकर के प्रधानमंत्री के जो रहनुमा है, श्रम मंत्री, वित्त मंत्री, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को बुलाया कि आइए आपका काम करेंगे, आप समाप्त कर दीजिए। राष्ट्रीय नेतृत्व ने कहा मैं समाप्त नहीं कर रहा हूँ, स्थगित कर रहा हूँ आपके निवेदन पर। स्थगित कर रहे हैं, समाप्त नहीं कर रहे हैं और धरना फिर से शुरू हो जाएगा। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो आप लगातार चलाते रहिए और हम इधर। सर, आज उत्तर प्रदेश की बारी और कहते हैं सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा सांसद आते हैं और सबसे ज्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है। मोदी जी भी वहीं से आते हैं, योगी जी भी वहीं से आते हैं। क्या लगता है मैसेज जाएगा? बिल्कुल जाएगा, आप लोगों के माध्यम से जरूर जाएगा और उनसे यही निवेदन है कि हम लोगों के मांगों पर जल्दी से जल्दी विचार करें, वरना जो है इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा चुनाव में। हम लोग भी भाजपा के समर्थक है, लेकिन अब मान लीजिए 1171 रुपया हम लोग का एवरेज पेंशन है, इसमें इस महंगाई के जमाने में उसमें क्या आदमी कर सकता है? तो यही हम लोग चाहते हैं कि हमारी मांगे जितनी जल्दी हो सके वो पूरा करें। मात्र पति पत्नी को मेडिकल की सुविधा और उसके बाद फिर जो है 7,500 रुपया और थोड़ा थोड़ा सब लोग बोलते जाइए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। जी सर, क्या मैसेज है आपका? जी, क्या कहना चाहेंगे आज? हम ये कहना चाहेंगे कि आज जो हम लोग धरने पे बैठे हैं, ये धरना इसलिए बैठे हैं कि हमारे रिटायर्ड कर्मचारी को माननीय मोदी जी अपना आशीर्वाद दे दे और पेंशन दे दे। मोदी जी आशीर्वाद देते हैं, क्या कहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि बार बार गुमराह क्यों कर रहे हैं? जब हमारा अंशदान इनके पास जमा है तो ये बजट का प्रावधान में क्यों ले जा रहा है? केवल इसको डिले करने का टैक्टिक्स है। आर्यन द्विवेदी, संयुक्त सचिव EPS 95। मेरा यही कहना है कि मोदी जी को अपना वचन निभाना चाहिए। उन्होंने 2 बार हमको आश्वासन दिया कि आपका काम हो रहा है, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश की टीम है, सबसे बड़ी टीम है, क्या कहेंगे? वही कहना क्या है कि हम लोग तो अपनी लड़ाई लड़ ही रहे हैं और आगे भी ये लड़ाई हमारी जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक ये हमारी लड़ाई जारी रहेगी। कमांडर साहब, लगातार धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है, 2 दिन दूसरा दिन है आज और उत्तर प्रदेश ने मोर्चा संभाला। कहते हैं सबसे बड़ी टीम है उत्तर प्रदेश की, 80 सांसद आते हैं वहां से, राजनीतिक महत्व का है। मोदी जी की सीट है, योगी जी की सीट भी वहीं से, योगी जी भी वहीं से आते हैं। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व उत्तर प्रदेश से आता है। क्या लगता है इस बार उत्तर प्रदेश की टीम का जो जोश है ये बरकरार रहेगा? उत्तर प्रदेश की टीम हमारी भी बहुत अच्छी है। पूरे प्रदेश में सभी जिलों में संगठन है और बहुत लोग जज्बे से यहाँ पर आए। आप देख रहे हैं बारिश के बावजूद लोग यहाँ पर सुबह भीग के खड़े हो रहे थे। उसके बाद यहाँ पर अभी इतनी ठंड में बैठे हैं। बहुत दूर से लोग आए, गोरखपुर से आए, बलिया से आए, वाराणसी से आए, सभी तरफ लखनऊ से। तो ये जो लोगों का जज्बा है, ये जो भावनाएं हैं,
सरकार को इन भावनाओं की कद्र करनी चाहिए और इन भावनाओं को देखते हुए सरकार ने हमारी मांगे पूरी करनी चाहिए। ये जो आज जो जज्बा दिख रहा है, जो संख्या दिख रही है, काफी ज्यादा है। क्या ये दिन ब दिन बढ़ेगी और लोग आएंगे और ये आंदोलन और तेज हो जाएगा? बिल्कुल होगा। देखिए, यहाँ तो लोग जो आते हैं वो प्रादेशिक स्वरूप से आते हैं, क्योंकि सभी लोग हमारे चल फिर नहीं पाते। लेकिन एक बात ध्यान में रखना जरूरी है कि हम सब वोट दे सकते हैं। हम यहाँ तक नहीं आ सकते, लेकिन हम वोट दे सकते हैं। और लोगों के मन की जो भावना है वो बहुत प्रखर है, बहुत रोष है लोगों के मन में। अगर सरकार हमारा काम करेगी तो सरकार का फायदा होगा। हम तो कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं चला रहे, लेकिन अगर सरकार हमारा काम नहीं करेगी तो सरकार का नुकसान होगा। बजट आ रहा है, बहुत सारी ये सूत्र कह रहे हैं कि एनपीएस में मिनिमम पेंशन हो जाएगा। मिनिमम एनपीएस की बात कर रहे हैं, न्यू पेंशन स्कीम की। क्या ईपीएस में जो आप 7,500 मिनिमम मांग रहे हैं, क्या वो नहीं सरकार सुन पा रही है, या उसकी अभी तक कोई खबर नहीं आ रही है? एनपीएस के बारे में तो सुगबुगाहट है। क्या ईपीएस 95 जो आपकी मांग है 7,500 और डीए की मिनिमम की तो मांग है आपकी, तो क्या वो उस पर कोई कहानी बात क्यों नहीं बन रही? बात बनेगी, सरकार को बात माननी पड़ेगी। हमें आश्वासन दिया है, गारंटी दी है 2 बार, तो माननी तो पड़ेगी बात, क्योंकि ये बहुत सारे वृद्ध लोगों का मामला है। करीब 30 करोड़ लोग क्षेत्र में आते हैं, तो बहुत बड़ा इश्यू है, माननी पड़ेगी। हम कुछ महिलाओं से भी बात करेंगे। मैं कहूंगा कैमरामैन से जहाँ आए और कुछ महिलाओं से बात करने की कोशिश करते हैं लगातार। क्या लगता है, बजट कुछ खुशखबरी लाएगा ये बजट? हमें उम्मीद तो यही है कि बजट से जरूर कोई खुशखबरी आएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री अपने वादों के पक्के हैं और वो हमारी इच्छा को जरूर पूरा करेंगे। कहाँ से आई हैं अम्मा जी आप? हम बरेली से हैं। कितनी उम्र है? करीब 80 होगी। 80 साल हो गई। क्या लगता है कुछ होगा? कुछ नहीं हो रहा भैया, तड़प रहे हैं। दबा तक तो तड़प रहे हैं भाई। उम्मीद पे तो दुनिया जीतती है। उम्मीद पे जितना है, क्या करें भैया, सोच रहे हैं पोतों को। देखिए, मैं और लोगों के पास जाऊंगा और ऐसा आंदोलन खड़ा किया कि मुझे लगता है कुछ मिलेगी, कुछ होगा। क्या लगता है? होने को तो आएगा। कितनी उम्र है? हर राज्य में संगठन और ऐसा संगठन कहाँ से आए? बरेली बरेली से आए। बरेली से महिला टीम आई है, कुछ महिलाएं आप बैठी हैं। नहीं देखे हो। क्या लग रहा है बजट? उम्मीद तो है बजट में होने का, उम्मीद तो है बजट में होएगा हमारा ऐसा। एनपीएस के बारे में तो खबर उड़ रही है, राज्यों की खबर है। ईपीएस के बारे में कोई खबर नहीं आ रही। नहीं, कुछ भी खबर नहीं आ रही है। ईपीएस वालों से बुजुर्गों को शायद ऐसा ही लग रहा है कि वो अपना नहीं मान रहे हैं, पर देखो अब कमांडर साहब इतने मेहनत कर रहे हैं, तो शायद उम्मीद तो है कि आश्वासन देने के बाद वो अपना वादा पूरा करेंगे। कितनी उम्र है आपकी? कहाँ से आए? हमारी 60 साल। कहाँ से आए? महाराष्ट्र से। कोई उम्मीद लग रही है बजट? लग तो रही है कि बजट में मोदी जी ने करने को होना, इसी आशा पे हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अगर बजट में नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? कि हम लोग यहीं मरते रहे? तो बजट में पूरी आशा है कि हो गया बाबा। देखिए, लगातार बैन करके दिखाइए कि कैसे आज उत्तर प्रदेश ने मोर्चा संभाला है, और मोर्चे के साथ साथ में अब इधर आने की कोशिश करूंगा। सर, आज उत्तर प्रदेश ने मोर्चा संभाला है और आपकी टीम ने मोर्चा संभाला है। बड़ा जबरदस्त आज जोश आ गया। कल थोड़ा बरसात हो गई थी, लेकिन आज भीगते हुए स्टार्ट हुआ और सूरज निकल आया है। जैसे सूरज आशा की किरण देता है, ईपीएस 95 को किरण मिलेगी आशा की? अवश्य मिलेगी। पहले भगवान ने बौछार की है और फिर आंखें खोली है। इसकी मोदी जी चेतना में आओ, ईपीएस 95 की मांगों को जल्द पूरा करो। इसलिए ये मौसम भी, और उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है, तो स्वाभाविक है कि यहाँ भीड़ ज्यादा इकट्ठा हो। और यही उत्तर प्रदेश ही नहीं, हम 28 प्रांतों में हैं और गांव-गांव, तहसील, जिले, मंडल सभी जगह फैले हुए हैं। 10 करोड़ ईपीएस 95 के मेंबर्स हैं, 40 करोड़ ईपीएस 95 के वोटर हैं। और मोदी जी ने जो गारंटी दी है 4 मार्च 2020 को, 5 अगस्त 2021 को, उस गारंटी को ही पूरा करवाने के लिए हम उनको जिताने आए हैं।
वो इसी सत्र में हमारी गारंटी पूरी करें। हम मोदी के हैं, मोदी के साथ रहेंगे, लेकिन अपना घर गिरा करके मंदिर बनवाने में असमर्थ हो जाएंगे और वोट की चोट आखिरी में देना संभव होगा। जो ऊर्जा जगा दी है उत्तर प्रदेश ने, जो एनर्जी पैदा कर दी है, क्या मेंटेन रख पाएंगे उस ऊर्जा को? क्योंकि बड़ी ऊर्जा है, आज देख रहा हूँ सब जोश से भरे हुए हैं। मैं इंजीनियर बी के श्रीवास्तव, पूर्वांचल का अध्यक्ष, बनारस से आया हुआ हूँ। आप ये समझिए कि हम लोगों का जो जोश है वो आगे जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है। हम सरकार से अपना पैसा मांग रहे हैं, जो 1.33% मैंने जमा किया है वही मांग रहे हैं। इस संबंध में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे 4 बार आश्वासन दिया है। हम तब तक उनके आश्वासन को याद दिलाते रहेंगे जब तक वो हमारी मांगे पूरी नहीं कर लेते। हमारी लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक हम जो है, जब तक हमें हमारा पैसा नहीं मिल जाता, हमारी पेंशन नहीं, हमें हमारे पैसे पे ही सिर्फ 300 से लेकर के 1000 रुपए तक पेंशन दिया जाता है, जबकि हमारे पैसे का अगर इंटरेस्ट केवल जोड़ लिया जाए तो ये कम से कम 10,000 रुपये पर मंथ होगा। इसलिए हमारी जायज मांगे हैं, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं। हम प्रधानमंत्री जी से बार बार विनती करेंगे कि जो है उनको याद दिलाते रहेंगे कि हमारी जायज मांगों को जल्द से जल्द पूरा करें। क्या कहना चाहोगे, आज उत्तर प्रदेश ने मोर्चा संभाला है? मैं रामसेवक गुप्ता, EPS 95 का उत्तर प्रदेश का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। तो मैं ये कहना चाहूँगा आपके सम्मानित चैनल के द्वारा कि उत्तर प्रदेश वो भूमि है जहाँ भगवान राम और कृष्ण का जन्म हुआ है। भगवान राम अपने धाम में पधार चुके हैं। उत्तर प्रदेश की ही वो उर्वरा जमीन है जो प्रधानमंत्री की खेती होती है। लेकिन हमारे माननीय मोदी जी कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं। कुंभकर्णी निद्रा भंग करने के लिए हम लोग आए हैं। इंद्रदेव भी हमारे दुख दर्द पर रो रहे हैं, आसमान भी रो रहा है। मोदी जी अपनी गारंटी को याद करें। 2 बार उन्होंने वादा किया है कि हम आपका काम करेंगे, लेकिन नहीं कर रहे। तो फिर मोदी जी इस बात के लिए तैयार रहे कि नोटा का वो सोटा फटकारेंगे मोदी जी पर कि उन्हें अपनी नानी याद आ जाएगी। धन्यवाद। नानी याद आ जाएगी, इस तरह की बातें कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश ने जब मोर्चा संभाला है, कहते हैं सबसे बड़ा राज्य है, मोदी जी वहीं से आते हैं। मैं थोड़ा सा बात करूंगा रजावत सिंह से। उत्तर प्रदेश ने मोर्चा संभाल लिया और अब ऊर्जा बढ़ गई है। कल जो ऊर्जा बरसात ने जो डाउन की थी वो कई गुना बढ़ गई है। ये जो मोमेंटम है, ये जो ऊर्जा की जो शक्ति है, ये जो वृद्धजनों के अंदर की चेतना जागी है, मुझे लगता है ये बढ़ेगी और बढ़ेगी। क्या होगा? देखिए, आपने बिल्कुल सही बात कही है। उत्तर प्रदेश हमारा दूसरे नंबर का ऐसा प्रदेश है कि जहां हमारा संगठन सबसे बड़ा है। इसके पहले जिस प्रकार से महाराष्ट्र में हमारा संगठन बहुत बड़ा है, इसी प्रकार से उसी स्तर पर उत्तर प्रदेश का संगठन भी हमारा है। और एक एंगल मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को ऐसा लगता है कि शायद इनके पास में वोट बैंक नहीं है, लेकिन हमारे पास में आपको बता दें कि बड़ी वोट बैंक है। और जो 2013 से लेके अभी तक सरकार के साथ में रही है, और अभी हमें उम्मीद है कि सरकार निश्चित रूप से हमारा काम करेगी और हम पेंशनर्स निश्चित रूप से ऐसे सरकार को आशीर्वाद देंगे, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें कई बार वचन दिया है, 2 बार वचन दिया है। श्रम मंत्री ने हमें 18 बार वचन दिया है और निर्मला सीतारमण जी ने 2 बार वचन दिया है। हम अपना कर्तव्य पालन कर रहे हैं। हम अपना कर्तव्य पालन करते हुए अपनी मांग को सरकार तक पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हम मर्यादाओं से बने हुए हैं, हम धर्म से बने हुए हैं, हम कर्तव्य पालन से बने हुए हैं। इसलिए हम कोई ऐसा काम नहीं कर सकते हैं जिससे हमारा नुकसान हो। और जिन लोगों ने हमें वचन दिया है उनको भी हम याद दिलाना चाहते हैं कि अपना कर्तव्य पालन वो करें। अब उनकी जवाबदारी है। हमारे पेंशनर्स भाई हमें छोड़ के चले आ रहे हैं, दिन प्रतिदिन मरते चले आ रहे हैं। रोज हम व्हाट्सएप देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, पता चलता है हमारे भाई स्वर्ग मान गए। इसलिए इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके मीडिया
मीडिया के माध्यम से हम सरकार तक अपना संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे 75 लाख जो वृद्ध पेंशनर्स हैं उनकी करुणा कराए को सुनिए। ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। जो हमारा पेंशन फंड है उसी पेंशन फंड के ब्याज से हमारी मांग पूरी की जा सकती है। और रहा सवाल सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का, तो उसकी व्याख्या सही व्याख्या की जाए और जो हमारे वंचित भाई हैं जिनको EPFO मिस इंटरप्रिटेशन कर रहा है कोर्ट्स का और कोर्ट के डिसीजन का, उसको ठीक प्रकार से इंटरप्रिटेशन किया जाए। उन भाइयों को जो उच्च पेंशन की सुविधा प्रदान कर दी जाए। और साथ में ये बात सत्य है कि हमारे भाई मेडिकल सुविधा के अभाव में और कम पेंशन के अभाव में पड़ रहे हैं। अब हम प्रधानमंत्री के शरण में आपके शरण में जाए और परमात्मा के शरण जाने के सिवा हमें कोई पर्याय नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए आप हमारी आवाज को उस परम सत्ता तक पहुंचाए और प्रधानमंत्री तक पहुंचाए, जिससे उनका कर्तव्य पालन का बोध उन्हें हो और हमारी पेंशनर्स की मांगे पूरी हो। इसी भावनाओं के साथ हम आपको धन्यवाद देते हैं। अच्छा, ये लग रहा है कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार कुंभकर्ण की नींद सो गई है, क्या लगता है आपको इस पर, क्या कहेंगे? क्या नींद में सरकार सोई हुई है और जब कुंभकर्ण को जगाने के लिए तो शोर तो करना ही पड़ेगा? क्या शोर में कुछ कमी रह गई है? क्या ढोल बजाए जाते हैं, नगाड़े बजाए जाते हैं? क्योंकि सरकार तो कुंभकर्ण की नींद सो रही है, ऐसा कहा जा रहा है। मुझे लगता है ऐसी कोई बात नहीं है। हो सकता है हम अपने भाइयों को रोक के रख रहे हैं, समझा रहे हैं उनको कि आपका काम निश्चित रूप से होगा, क्योंकि हमारे भाइयों में रोष भी बहुत ज्यादा है। जब रोज जो है श्रद्धांजलि रोज हम जो है अर्पित कर रहे हैं, रोज हमारे भाइयों की अर्थी निकल रही है, तो रोष तो होना स्वाभाविक है। लेकिन अपने भाइयों को, हमारे भाइयों की यहाँ तक तैयारी है कि हम आत्मदान कर लें, लेकिन अपने भाइयों को आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमें आत्मदान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और पड़ेगी तो हम आत्मदान करेंगे। आपको आत्मदान करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से यही सरकार इसी टर्म में हमारी बात सुनेगी और हमारी मांगों को पूर्ण किया जाएगा। आपको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, भाव विभोर हो गए हैं और बिल्कुल ऐसा है कि करुण क्रंदन है एक बुजुर्ग का, और वो जो आंखों के आंसू हैं वो अपने आप कहानी कह रहे हैं। इसमें क्या कहें, जब रो रो कर सारी स्थिति बयान कर दी है। और ये देखे सारे वृद्धजन ही बैठे हुए हैं। एक बार मैं कहूंगा कैमरामैन से दिखा दें, सारे वृद्धजन बैठे हुए हैं और ये तड़प रहे हैं और अपना हक मांग रहे हैं, अपना पैसा मांग रहे हैं। और सरकार है इस कुंभकर्ण की नींद सो रही है, सुनती नहीं। सरकार को सुनना चाहिए, देखना चाहिए। इन आंसुओं की कीमत सरकार को लगानी चाहिए और इन आंसुओं का मोल ये अनमोल है। अगर कहते हैं ये आंसू जमीन पे गिर गए तो प्रलय भी आ सकती है, प्रलय आ गई तो सरकार कहाँ जाएगी, ये सरकार को सोचना है। इनका हक इनको मिलना चाहिए। देखते रहिए।